हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएमसी का एक बहुत ज़रूरी टॉपिक जिसका नाम है ब्रिक्स। तो बिना वक्त गवाए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइज़ ऑफ ब्रिक्स से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3 साइज़ हैं, 1, 2, 3, जिसमें है मॉड्यूलर, नॉमिनल और ट्रेडिशनल। जो मॉड्यूलर ब्रिक होती है वो नॉर्मल ब्रिक है, आप लगा लो जैसे यही ब्रिक है, ये मॉड्यूलर ब्रिक है। अब इसको मतलब अभी ये नॉमिनल से अलग कैसे होगी? नॉमिनल से अलग आप देख रहे हैं, नॉमिनल और इसके बीच में सिर्फ 1-1 सेंटीमीटर का गैप है। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्या होगा ऐसा? 1 सेंटीमीटर इसमें सीमेंट लगेगा। या तो जब इसको हम ब्रिक मेसनरी में यूज़ करेंगे, जैसे हम लाइन से ऐसे-ऐसे ब्रिक लगाते हैं, आप देखते होंगे, आप पुराने ज़माने में घरों में भी ऐसे बनाते होंगे कि ऐसे हमने ब्रिक बना दी, अपने ड्राइंग्स में बनाते हैं हम। तो जो ये बीच में हम ये जो लाइन बनाते हैं, ये क्या होता है? सीमेंट ही तो होता है, हम सीमेंट लगाते हैं ना बीच में। तो हम एक ब्रिक के ऊपर सीमेंट यहाँ पे, जैसे मान लो ये एक ब्रिक है, इस एक ब्रिक के यहाँ पे ऊपर सीमेंट और इसके साइड में सीमेंट। जब ये हम यूज़ जब ये हम देखेंगे इसका साइज़, तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर से बढ़ जाएगा। जैसे ये 19 है तो 1 सेंटीमीटर बढ़ा 20 हो गया और साइड से बढ़ जाएगा। जैसे 9 से 10 हो गया। तो इसलिए हम नॉमिनल ब्रिक का साइज़ बढ़ा लेते हैं। ये लिखा है ना विद मोर्टार। मोर्टार क्या है? सीमेंट पेस्ट। अब ट्रेडिशनल ब्रिक वो है जो हम ये इंडियन मतलब हमारे घरों में यूज़ होती है। ये ज़्यादातर फ़ॉरेन में यूज़ होती है, मॉड्यूलर स्टैंडर्ड। हमें देखने को मिलती नहीं है। यूज़ होती है इंडिया में भी, पर इतनी हमें देखने को नहीं मिलती। ट्रेडिशनल ब्रिक हमें देखने को मिलती है अपने जो भी हम घरों में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। अगर आप नॉर्थ दिल्ली मतलब नॉर्थ इंडिया से हो तो आपको यही ब्रिक दिखेंगी अपने आसपास। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये वैसे आप डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि फ्रॉग किसे कहते हैं। फ्रॉग ये इंडेंटेशन होती है नीचे, जो इसको फ्रॉग कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है, इसमें साइज ऑफ मतलब ब्रिक्स में एक बार आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए कि एक बार मतलब कि ब्रिक मतलब ब्रिक के प्रॉपर्टीज़ क्या है और मतलब क्या होता है ये सब। तो एन इंडेंट इन द ब्रिक इज़ प्रोवाइडेड कॉल्ड फ्रॉग ऑफ साइज 10/1। ये फ्रॉग का साइज़ दिया हुआ है कि मतलब ये लेंथ में 10 सेंटीमीटर है और विड्थ में 4 सेंटीमीटर और डेप्थ में 1 सेंटीमीटर है, ये बताया हुआ है इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये जो रेड लाइनें लगी हुई हैं, अगर आप मेरे नोट्स जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप ये रेड लाइनें भी इन पे गौर दे देंगे और पढ़ लेंगे तो आपकी 90% तो कहीं पे नहीं जाएंगे बीएमसी में। क्योंकि ये रेड लाइनें मैंने पूरे नोट्स में हर जगह लगाई हुई हैं जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हुए हैं पॉइंट्स, मतलब उन सब पे रेड लाइनें लगी हुई हैं। जैसे फ्रॉग वाले पे नहीं लगी हुई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पर ये प्रीवियस ईयर में इतना पूछा नहीं हुआ है आज तक कि मतलब इसका साइज़ वाइज क्या होता है। फ्रॉग पूछ लेंगे आपसे कि फ्रॉग क्या होता है, पर ये नहीं पूछेंगे कि इसका साइज़, और मतलब इतना इस पर ध्यान नहीं दिया हुआ है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। इट्स इट्स पर्पज इज टू फॉर्म अ की फॉर होल्डिंग द मोटार एंड देयरफॉर ब्रिक्स आर लेड विद फ्रॉग ऑन टॉप। ये बताया हुआ है कि फ्रॉग का काम ये होता है कि फ्रॉग इंडेंटेशन मतलब एक छेद सा होता है ब्रिक में। तो इसका काम यही होता है कि मोटार को मतलब ब्रिक और मोटार को होल्ड करके रखें। जैसे इसके ऊपर भी एक और ब्रिक आएगी, तो इसका काम यही है कि मतलब अच्छा बॉन्डिंग बनाए ब्रिक मैसनरी में। अगला पॉइंट, वेट ऑफ ब्रिक। ये मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए ब्रिक के बारे में। अगर आपके दिमाग में ब्रिक वर्ड आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, एक ब्रिक का वेट 3 से 3.5 किलो होता है और 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में 500 ब्रिक यूज़ होती हैं। इसको छोड़ दो 1800 kg, इतना भी ध्यान रख दो। वैसे पूछा हुआ है इसलिए मार्क किया हुआ है। बाकी 500 ब्रिक्स, ये आजकल क्वेश्चन में मतलब अगर क्वेश्चन आया तो ये ज़्यादा मिलेगा। ये 1800 kg वाला पॉइंट इतना नहीं मिलता। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में 500 ब्रिक्स यूज़ होती हैं। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे भी देखो रेड लाइन लगाई हुई है। इस रेड लाइन का मतलब यही है कि ये ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वैसे इसको याद करने का कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब ब्रिक किस किस से बनी होती है उसको याद करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। ये ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है। ये लिखा हुआ कि साला SALA FM। वैसे आप ऐसे याद रख सकते हो। इससे मतलब ये होगा कि आपको थोड़ा मतलब ये याद करने में इजी हो जाएगा।
वैसे इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप देखोगे तो इतना आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ दो ही हैं, सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका सबसे ज़्यादा है 50 to 60%, एल्यूमिना उससे कम है 20 to 30%। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है इस करेक्टर को क्योंकि इसी के बेसिस पे ये होता है कि ब्रिक कौन सी क्लास की है, फर्स्ट क्लास ब्रिक है, सेकंड क्लास ब्रिक है, थर्ड क्लास ब्रिक है। जैसे आप देखेंगे ना कि कौन सी क्लास कितनी क्लासेस की ब्रिक होती हैं, तो वो इसी के बेसिस पे होती है, एल्यूमिना के बेसिस पे। इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके कम या ज़्यादा से इसको ऊपर ले जाओगे या इसको कम करोगे तो इसके बेसिस पे ब्रिक की टाइप बदल जाती है, वो हम आगे देखेंगे। तो इसलिए इसलिए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया गया है। एक बार मैं रब कर दूं आगे आपको, ताकि और अच्छे से बता सकूं। तो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक्स। सिलिका पहला 50 to 60% पहले पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि 50 to 60% है, बस इसीलिए रखा हुआ है, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और तो इसका रोल देखते हैं। इम्पार्ट ड्यूरेबिलिटी एंड यूनिफॉर्म शेप, प्रिवेंट क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक्स। तो इसमें जैसे कि मैंने लाइन लगाई हुई है नीचे, प्रिवेंट क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक्स। अगर आप इसमें सिलिका के पॉइंट्स में इतना भी याद रखते हो तो क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तो इन्हीं पॉइंट से पूछा होगा क्वेश्चन। जैसे एल्यूमिना का लिखा होगा प्लास्टिसिटी से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन आया होगा तो उसमें एल्यूमिना आएगा, आप याद रख सकते हो। कहीं पे प्लास्टिसिटी आए ब्रिक्स के में कि किस कौन मतलब इम्पार्ट करता है ब्रिक्स में प्लास्टिसिटी, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट, तो आप एल्यूमिना लिख दोगे बिना, मतलब एल्यूमिना टिक कर देना आप बिना सोचे समझे, क्योंकि एक तरह का रटने का ही तरीका है, वैसे आपको तो बता ही रहा है, पर ये याद रखने का है। प्लास्टिसिटी से एल्यूमिना, तो बाकी जो बचा तो वो सिले का ही होगा, क्योंकि बाकी तीनों इतने आते नहीं है, लाइम आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया, इनके बारे में इतना पूछता नहीं है। बाकी अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, क्योंकि आपकी मेमोरी के ऊपर है, कई बार चीज़ें याद नहीं रहती क्योंकि आगे और भी चीज़ें आती हैं। अभी हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फिर लाइम, मोटार, ये सब चलेंगे तो आदमी भूल जाता है ना, तो इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो अब ये भी याद रखना होता है इनके रोल के साथ साथ कि अगर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा या फिर और ज़्यादा हो जाए एक्सेस में, मतलब तो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स एंड ब्रिक्स बिकम ब्रिटल। ये कोहेजन डिस्ट्रॉय, मतलब कोहेजन का मतलब होता है आपस में बॉन्ड, ब्रिक्स के मतलब मॉलिक्यूल्स उनके आपस में जो बॉन्ड होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और ब्रिक्स ब्रिटल बन जाएगी, मतलब ब्रिक्स ब्रिटल हो जाएगी कि मतलब सडन फेलियर आ जाएगा उसमें, कि आप कुछ लगाओगे फोर्स वोर्स उस पर, फोर्स या स्ट्रेस लगाओगे तो अचानक से टूटेगी ब्रिक। यूँ नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही आप सोच रहे हो कि हाँ मेरे को दिख जाएगा ब्रिक टूटती हुई दिखेगी, हमको क्रैकिंग आएगी, ये वो, ब्रिक टूट ही जाएगी, कुछ क्रैकिंग व्रैकिंग जो नहीं करेगी, अचानक टूट जाएगी। तो हम अगला देखते हैं। एल्यूमिना में क्या लिखा है, क्रैक्स ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बिकम्स टू हार्ड व्हेन बर्न्ड, कि आपको इसमें क्रैक्स दिखेंगे, यहाँ पे भी लिख सकता था कि बिकम्स ब्रिटल। एक मिनट रुको, मैं इसको हटा दूँ, ये सब चीज़ें हटा दूँ मैं यहाँ से आपको, ताकि क्लियर दिख जाए। जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ था बिकम्स ब्रिटल, ये था सिलिका के केस में। एल्यूमिना के केस में लिखा हुआ है क्रैक्स ड्यूरिंग ड्राइंग, कि ड्राई होते हुए क्रैक्स आएंगे, इसका मतलब श्रिंकेज होगी, क्रैक जहाँ भी आए इसका मतलब श्रिंकेज, और श्रिंकेज का मतलब वाटर लॉस। ये तीन चीज़ें तो आपस में बहुत रिलेटेड है, तो याद ही रखना है कि वाटर लॉस होता है इसलिए श्रिंकेज होती है, श्रिंकेज होती है तो क्रैक्स आ जाते हैं। ये तो पूछने वाली बात नहीं है, सीमेंट में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे जब मैं आपको सीमेंट पढ़ाऊँगा, उससे वो सब आता है कि मतलब वाटर कंटेंट और इनका सीमेंट रेशो का आपस में क्या क्या है वो सब देखने में। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिकम्स ब्रिटल, ब्रिटल इसमें आ गया सिलिका के, और क्रैक्स आ जाएंगे एल्यूमिनियम के केस में ड्यूरिंग ड्राइंग, तो बिकम्स टू हार्ड व्हेन बर्न्ड। अब साफ सी बात है क्रैक्स आएंगे, तो ये बात है कि ब्रिक्स हार्ड होगी क्योंकि उसमें वाटर लॉस, मैंने आपको बताया कि क्रैक्स का मतलब क्या है, वाटर लॉस, वाटर लॉस सारा हो ही गया तो ब्रिक तो हार्ड बनेगी। वैन बर्न भी में यही है, उसमें हम वाटर लॉस ही कराते हैं। वाटर लॉस का मतलब है इवेपोरेशन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वाटर इवेपोरेट, हाँ इवेपोरेट ही कर जाएगा बेसिकली। तो अगला है लाइम। लाइम हमेशा ये परसेंटेज लिखी हुई है, ये भी आपको याद रखनी है, ये चीज़ 50 to 60% और लाइम में 20 to 30%। लाइम और इन सब का इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी लाइम
कभी भी 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लाइम होता है श्रिंकेज को रिमूव करने के लिए, और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो शेप लूज़ कर जाती है ब्रेक। और आयरन ऑक्साइड नेक्स्ट, आयरन ऑक्साइड 5 से 6% होता है। आयरन आयरन जब भी आ जाए तो आप एक बात याद रखना कि आयरन हमेशा या तो कुछ ब्रिक में कलर हमेशा देगा। तो आयरन का कलर क्या होता है, आपने देखा होगा, कुछ ब्राउन ब्राउन सा दिखता है। तो या तो आयरन हमेशा ब्राउन कलर देगा या रेड कलर देगा, ये दो ही कलर होता है आयरन से रिलेटेड। अगर ये कलर कहीं पे भी आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ आयरन की प्रेजेंस है। ये याद रखनी है आपको हमेशा, ये आगे और चीज़ों में भी काम आएगा। तो आयरन ऑक्साइड रेडिश कलर टू ब्रिक, ये आयरन की वजह से ही होता है। ब्लूइश ब्लैक ब्राउन, ब्राउन हो गया ना, देखिए रेड के बाद ब्राउन ज़्यादा कब हो जाएगा, एक्सेस फॉर्म जब हो जाएगी आयरन की, क्योंकि एक्सेस ही चल रही है। लाइम की जब एक्सेस होगी तो शेप लूज करेगा, आयरन की एक्सेस होगी तो ब्लूइश ब्राउन कलर हो जाएगा। नेक्स्ट मैग्नीशिया, मैग्नीशिया 1% होता है, डिक्रीज श्रिंकेज एंड येलो टिंट कलर टू ब्रिक, ये इसका वो हो गया रोल। और डीके ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स ख़राब हो जाएंगी। ख़राब का मतलब ये है कि ब्रिक्स मतलब यूनिफॉर्म शेप की नहीं रहेंगी, जो शेप है वो बिगड़ जाएगी उनकी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नोट, नोट लिखा हुआ वो आपके लिए लिखा था कि इसको याद कैसे रखना है। साला FM, मतलब ये इनके शुरुआत के वर्ड हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं S फॉर सिलिका, A फॉर एलुमिना, S फॉर सिलिका, A फॉर एलुमिना, L फॉर लाइम, ये याद रखने के हैं। F मतलब ये हो गया कि इसको आयरन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो Fe होता है ना, केमिकल सिंबल, केमिकल वो Fe होता है, तो वो F इसलिए M से मैग्नीशिया, ये याद रखने के लिए है। एल्यूमिना हैज़ लो कंसनट्रेशन दैन सिलिका बट स्टिल इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रिक। मैंने आपको बता ही दिया है कि एल्यूमिना सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रिक में, क्योंकि यही वो क्लास करता है कि ब्रिक कौन सी क्लास की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूज ही रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं अनबर्न ब्रिक्स से। अनबर्न ब्रिक्स मतलब जो ढंग से जली ना हो। हम जैसे किल्न में या इसमें जो भट्टियाँ होती हैं जिनको हम बोलते हैं फर्नेस बोलते हैं, इसमें जब हम ब्रिक्स को बर्न करते हैं उसमें अगर वो ढंग से जली ना हो तो उनको बोलते हैं अनबर्न ब्रिक्स। आर सन-dried bricks after the process of molding. These bricks can only be used in the construction of temporary and cheap structures, cannot be used at places exposed to heavy rains. ये देख रहे हैं ना आपको, सनबर्न ब्रिक्स हैं ये किल्न और फर्नेस में नहीं होती। तो इसलिए आपको इससे आप समझ ही जाओगे कि सनबर्न ब्रिक्स है तो टाइम बहुत लगेगा एक तो, क्योंकि रखनी पड़ेगी बहुत देर के लिए। ये तो है नहीं एक बारी में हमने रखा और 5-6 घंटे में ब्रिक बन के आ गई। ये आपको मतलब कई दिन रखनी पड़ेगी, कई महीने लगते हैं इनमें बल्कि ब्रिक्स को बनने में। These bricks cannot be used in construction of temporary and cheap structures. ये अब कैन ओनली बी यूज्ड, कि ये सिर्फ टेम्परेरी और चीप स्ट्रक्चर्स में यूज़ होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ब्रिक्स सन बर्नड है, सन ड्राइड है, तो इनमें क्या बोलते हैं, ये क्रशिंग स्ट्रेंथ भी कम होगी। मतलब बेसिकली इनकी वो स्ट्रेस टेकिंग एबिलिटी कम होगी, क्योंकि इनने वाटर लॉस तो किया नहीं है, ये अभी भी इनके अंदर पानी है। तो कैन नॉट बी यूज्ड एट प्लेसेस एक्सपोज टू हैवी रेंस। हैवी रेंस वाली जगह पे तो वैसे ही हम अच्छे क्वालिटी का सीमेंट और ब्रिक यूज़ करेंगे ताकि हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल मतलब अच्छा अच्छे से बना रहे, तो वहाँ पे तो यूज़ हम करेंगे ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये ब्रिक्स हो गई जो अनबर्न्ड है, ये हो गई फर्स्ट टाइप। सेकंड हो गई बर्न्ड ब्रिक्स, जिनको हम किल्न या फर्नेस में जलाते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें आती हैं ये 3 टाइप, नहीं 3 नहीं 4 टाइप, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास बोलते हैं इनको, जो ये लिखा ओवन बर्न। ओवर बर्न मतलब कि कुछ ज़्यादा ही जला दी। और इनको जम ब्रिक्स भी बोलते हैं, कहीं पे जम लिखा हो JHUMB, JHUMB ये वर्ड होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ज़्यादातर पेपर में देता है एग्जामिनर, जम ब्रिक्स। इससे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कौन सी टाइप की ब्रिक है। इस ये फोर्थ क्लास की होती है, या ओवर बर्न ब्रिक्स भी बोलते हैं इसको, और फोर्थ क्लास भी बोलते हैं, फोर्थ क्लास। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास से।
फर्स्ट क्लास ब्रिक्स मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ये मिनिमम है कि इतनी तो होनी चाहिए, अगर इससे कम है तो फर्स्ट क्लास नहीं मानी जाएगी। सेकंड क्लास ब्रिक्स में 7.5 है, थर्ड क्लास में 3.5। ये मैंने आपको डिफरेंस दिखाया है इस टेबल के जरिए, ताकि आपको आसानी से पता लग जाए इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ज़्यादातर पेपर में इन तीनों के बीच का ही पूछता है। फोर्थ क्लास थोड़ा कम ही पूछा जाता है और वो थोड़ा इनसे अलग भी है, बस उसमें एक दो पॉइंट हैं ज़रूरी जो है, बाकी इन्हीं में पॉइंट जो ज़रूरी हैं। ये चीज़ें जो मैंने देखा यहाँ पे अपने मार्क की हुई हैं रेड लाइन से, ये आपको ज़रूर याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन जो इसका है वो 20% है, और इसका सेकंड क्लास का 22.5 है, थर्ड क्लास का 25 है। तो ये ज़रूरी है, इसमें ये याद रखना है आपको, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए ब्रिक का। 20% ऑफ ड्राई ब्रिक वेट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 20% ऑफ ड्राई ब्रिक वेट। इसका मतलब है जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, अब देखेंगे एक बार, देखिए आप ब्रिक का वेट कितना होता है। हमने देखा तो 3 से 3.5 किलो तक वेट होता है ब्रिक का, ये लिखा है यहाँ पे, वो दिखा देता हूँ। 3 से 3.5 किलो तक ब्रिक का वेट होता है। तो अगर आप फर्स्ट क्लास ब्रिक में देखें तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, 20% ऑफ ड्राई ब्रिक वेट। वो जो वेट था 3 से 3.5 किलो, वो ड्राई ब्रिक वेट था। अब 3 किलो का मान लो अगर ब्रिक हमारी 3 किलो की है और 20% उसका हो गया लगभग 600 ग्राम, तो 600 ग्राम ही पानी इसमें आ सकता है, मतलब अलाउड है। मतलब कि 3 किलो 3.6 kg। अगर इससे ज़्यादा पानी हो गया 3 किलो की ब्रिक में, तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं रहेगी, वो सेकंड क्लास में आ जाएगी। और सेकंड क्लास का भी क्या है 22.5 तक, कि इससे ज़्यादा हो गया तो फिर वो थर्ड क्लास में आ जाएगी। तो ऐसे है। तो आपको बेसिकली ये टर्म याद रखनी है, 20%, 22.5% और 25%। ईजी है, 2.5 का गैप है तीनों के बीच में। ये इसमें 2.5 प्लस करोगे तो 22.5 फिर 25% ऐसे। अब देखो फर्स्ट क्लास है, नाम से तो लग रहा है फर्स्ट क्लास तो मतलब अच्छी ही होगी, सबसे अच्छी यही ब्रेक है। तो सबसे अच्छी ब्रेक है तो ढंग से जलानी भी पड़ेगी, और सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बिल्कुल प्रॉपर डालने पड़ेंगे जब जाके ब्रेक बनेगी। तो वो कैसे हो जाएगा, इसको मतलब यूनिफॉर्म रेड कलर आता है इसमें, बर्निंग इन किल्स एंड टेबल मोल्डेड, क्योंकि ग्राउंड मोल्डेड भी होती हैं। देखो अगले ग्राउंड मोल्डेड है ना, तो ग्राउंड मोल्डेड से अच्छा टेबल मोल्डेड माना जाता है। और किल्न के बाद क्या है, क्लैम्प्स, क्लैम्प से अच्छा किल्न माने जाते हैं। किल्न मतलब भट्टियाँ, और क्लैम्प्स मतलब होता है हम ज़मीन में छेद, मतलब ज़मीन में गड्ढा करके और उसमें ब्रिक्स को दबा देते हैं, और वहाँ पे फ्यूलिंग मतलब फ्यूल डाल के, या फिर कुछ भी होता है हमारे पास, कोल पेट्रोल जो भी है, उसको आग पे उनको जलने देते हैं हम कई महीने तक, जब जाके वो ब्रिक्स बनती हैं। तो वो होते हैं क्लैम्प्स। उनको मैं आगे बताऊंगा कि जब ब्रिक बनती हैं तो वो बताऊंगा कि कैसे बनती हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्लैम्प्स क्या होते हैं और किल्न क्या होती है। किल्न आप वो जो आपको दिखती हैं नॉर्मल भट्टियाँ जो होती हैं, वो किल्न होती हैं जो बनी रहती हैं ऐसे। तो अगला पॉइंट देखते हैं, ये इनके बीच का डिफरेंस था, ये आपको याद रखना है। मैंने रेड लाइन भी मारी हुई है, मैंने आपको शुरू में बताया था रेड लाइन वाली जो भी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये मैंने प्रीवियस ईयर को देखते हुए ही मारी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। रेड लाइन का मतलब है ये क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में, जैसे कि हमने देखा कि ये किल में बन होती हैं और टेबल मोल्डेड होती हैं, और सेकंड क्लास होती हैं किल में बन होती हैं लेकिन होती ग्राउंड मोल्डेड है, इसलिए बस सेकंड क्लास में रखती है। थर्ड क्लास क्या हो गया, क्लैम्प में बन होती हैं और ग्राउंड मोल्डेड होती हैं। बस ये डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है किल्न और मोल्डेड के। मतलब कहाँ पे मोल्डेड का मतलब है कि कैसे उसको शेप दिया हमने। टेबल मोल्डेड है कि टेबल पे रख के नीचे से प्लेन किया, ऊपर से पूरा प्लेन किया, और आसपास उसको मोल्ड किया मतलब। और ग्राउंड मोल्डेड का मतलब है कि नीचे ऐसे ही ज़मीन पे किया है हमने, उसकी मोल्डिंग जो भी की है उसको फ्रेम में डाल के उसको अच्छे से प्लेन करके वो फिर ऐसे सुखा दी, वो है ग्राउंड मोल्डेड। अगला स्मूथ सरफेस एंड शार्प एजेस ऑफ ब्रिक। अब साफ सी बात है, टेबल मोल्डेड है, अच्छे से उसको शेप दी है, तो शार्प एजेस ही होंगे, और ग्राउंड मोल्डेड है तो रफ एजेस ही होंगे। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। इरेगुलर शेप एंड स्लाइटली स्लाइटली डिस्टॉर्टेड शेप, अच्छा इसमें भी है क्या अलग, ये इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है,
स्लाइटली डिस्टोर्टेड शेप, ये इसी का भी, इसका भी पॉइंट है। ये दोनों, ये डिस्टोर्टेड शेप दोनों का पॉइंट है। रफ सरफेस एंड डिस्टोर्टेड शेप, इसमें स्लाइटली है कि बस थोड़ी सी डिस्टोर्टेड शेप होती है, और इसमें तो है ही पूरी डिस्टोर्टेड शेप होती है थर्ड क्लास में। रफ सरफेस होगा क्योंकि लास्ट ये बिल्कुल ग्राउंड माउंटेड है और क्लैम्प्स में बन हुई है, तो रफ सरफेस होगा, तो ये इसका मतलब है ये टेम्परेरी वर्क्स में यूज़ होगी थर्ड क्लास। और फर्स्ट क्लास कब यूज़ होगी? फर्स्ट क्लास यूज़ होगी जो हमारे नॉर्मल वर्क्स में, जो भी हमारे हाई मतलब पैसे वाले जो भी जितने भी काम होंगे जिनमें अच्छा मोटा पैसा लगा होगा, वो उसमें यूज़ होगी फर्स्ट क्लास ब्रेक। अब जो नॉर्मल हमारे टेम्परेरी काम होंगे जिसमें हमको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, बस काम चलाओ सा काम करना है, उसमें हम थर्ड क्लास यूज़ कर लेंगे। अब फर्स्ट क्लास ब्रेक है तो व्हेन स्ट्रक मेटेलिक रिंग, मतलब ये है कि जब उनको बजा के देखेंगे आपस में, उनको दो ईंटों को आपस में लगाएंगे या फिर मारेंगे दोनों ईंटों को आपस में, तो आवाज़ कैसी आएगी? तो ये बताया कि मेटेलिक रिंग आएगी, इसमें मेटेलिक रिंग साउंड आएगी और इसमें डल साउंड आएगी। तो अब हम देखते हैं कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज़ होता है पॉइंटिंग वर्क और फेस वॉल में, और सेकंड क्लास ब्रिक का होता है ब्रिक वर्क रिक्वायर्ड प्लास्टर, मतलब जहाँ पे आपको नॉर्मल सा वर्क करना हो और फिर प्लास्टर हो जाए उसके बाद प्लेन दिखाने के लिए दीवार, वहाँ पे तो आप यूज़ कर लोगे सेकंड क्लास ब्रिक। और जहाँ पे आपकी ब्रिक एक्सपोज्ड हो कि मतलब आपको प्लास्टर नहीं करना बाद में, आपकी ब्रिक्स अगर दिखती रहे तो आपको ठीक लगना चाहिए, मतलब दीवार अच्छी लगनी चाहिए फिर भी, वहाँ पे आपकी यूज़ होगा फर्स्ट क्लास ब्रिक। और सबसे मैंने आपको थर्ड क्लास तो बता ही दिया था कि टेम्परेरी वर्क का यूज़ होता है, इसमें लिखा भी है एन इम्पोर्टेंट एंड फॉर टेम्परेरी वर्क, ये लिखा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है लास्ट पॉइंट में अन इम्पोर्टेंट एंड फॉर टेम्परेरी वर्क के लिए यूज़ होता है थर्ड क्लास ब्रिक। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ क्लास जो कि है ओवरबर्न ब्रिक्स और जम ब्रिक्स। तो इसमें देखते हैं ये इरेगुलर शेप की होती है, डार्क कलर की होती है। डार्क कलर इसलिए आया है क्योंकि ये ज़्यादा जल गई है, इससे पता लगता है ज़्यादा जल जाता है वैसे डार्क कलर हो जाता है। तो ये डार्क कलर से समझ जाओ कि ये ज़्यादा जली है, इसलिए इसका नाम ओवरबर्न ब्रिक्स है, ये भी याद रहेगा आपको। यूज टू एज एग्रीगेट फॉर कंक्रीट इन फाउंडेशन roads etc. Because of the fact that overburn bricks have a compact structure and hence they are sometimes found to be stronger than even first class bricks. ये stronger than even first class bricks कैसे हो सकती हैं? क्योंकि ये अच्छे से बर्न हो जाती हैं। ओवरबर्न का मतलब है ना कुछ ज़्यादा ही जल गई, तो कई बार इतनी जल जाती है कि ये इनमें हार्डनेस या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ इतनी आ जाती है कि ये फर्स्ट क्लास से भी ज़्यादा हो जाती है, ये बताया गया है इसमें। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है? 5% ऑफ ड्राई ब्रिक वेट। कि मतलब अगर आपकी ब्रिक 3 किलो की है तो 5% हो गया 3 किलो का 150 ग्राम, कि आपका वाटर एब्जॉर्प्शन 150 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बताया इसमें। अगर आपकी ब्रिक 3 किलो की है तो स्ट्रेंथ 40 N/mm², तो देखिए स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है इसकी, क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट क्लास की स्ट्रेंथ 35 N/mm² होती है। ये मैक्सिमम है, आप मिनिमम से मत जाइएगा कि अभी ऊपर जाके वो कहोगे यहाँ पे तो ये सर ने बताइए 10 N और यहाँ पे बता रहे हैं, ये यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताई थी कि ये 10 N है, ये मिनिमम है कि इतनी तो होनी ही चाहिए। और जो मैं नीचे जाके बता रहा हूँ वो मैक्सिमम है कि मैक्सिमम इतनी होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की 35 N/mm²। और स्ट्रेंथ इसकी इससे भी ज़्यादा होती है, देख रहे हैं ना आप, 35 से ज़्यादा 40 N/mm² हो जाती है कई बार ओवरबर्न ब्रिक्स की, इसलिए हम इनको फाउंडेशन में या रोड्स में यूज़ करते हैं। नोट ये मैंने ऐसे ही दिया हुआ है आपको, ये यूनिट कन्वर्जन है, ये तो एक तरह की आपको समझाने के लिए कि कई बार क्योंकि पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए kg/cm² में दे देता है, तो 10 N/mm² को जब आप kg/cm² में करेंगे तो आपने सिंपली इसको 9.81 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपने वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ए है हमारी, मतलब जी है स्मॉल जी, वो आपने उससे डिवाइड कर दिया, क्योंकि इसको न्यूटन में ना लेके हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा वैसे अगर आप इंजीनियर हो तो। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे निकालते हैं, आप सिंपली इसको 9.81 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो है ना 101.93 kg/cm², ये इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ है, ये N/mm² में है और ये kg/cm² में।
गुड गुड ब्रिक, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आपको याद ही रखनी है। गुड ब्रिक का मतलब कई बार वो फर्स्ट क्लास से भी बोल देता है और सेकंड क्लास से भी बोल देता है उसका मतलब। तो इसमें ये दोनों ब्रिक आती हैं, फर्स्ट क्लास भी और सेकंड क्लास भी। तो इससे आपको ये याद रखना है कि जब भी वो गुड ब्रिक बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वो कौन सी ब्रिक की बात कर रहा है। वो दोनों के मिक्स की बात, मिक्स का मतलब क्या ये है कि वो फर्स्ट क्लास भी वो ब्रिक हो सकती है और सेकंड क्लास भी हो सकती है ब्रिक। तो वो उसमें ये पूछ सकता है कि इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ बताओ या जो भी बताओ। तो उसमें बस आपको ये याद रखना है कि आपको थर्ड क्लास की, उसमें आपको थर्ड क्लास का जब ऑप्शन मिलेगा तो आपको वो टिक नहीं करना है, फर्स्ट या सेकंड क्लास का ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें जब भी वो गुड ब्रिक की बात करेगा। गुड ब्रिक का मतलब ये दोनों कॉलम हो गए, ये जो दोनों कॉलम है, ये इन दोनों कॉलम की प्रॉपर्टी है गुड ब्रिक में। और गुड ब्रिक से अलग बस ये थर्ड कॉलम बच गया। आपको दिखा देता हूँ अलग कलर से। ये जो थर्ड कॉलम है ये आपका गुड ब्रिक से अलग हो गया बस। ये जो रेड से मार्क्ड है ये गुड ब्रिक है। ये आती है गुड ब्रिक में, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे कि इससे आगे के मतलब जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए, क्योंकि इससे आगे देख रहे हैं आप जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स है, जो कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें अच्छे से मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। वैसे तो एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है थोड़ा सा, और थ्योरेटिकल है, क्योंकि ये पेपर में तो आता नहीं है इतना। वैसे आप देख रहे हैं इसमें रेड लाइन कहीं पे भी नहीं है, तो ये पेपर में इतना आता नहीं, पूछा नहीं हुआ इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन। बस ये देख पूछा हुआ है कि स्केल, पगिंग मिल, और ये मतलब पगिंग मिल में लोग कंफ्यूज होते हैं क्या क्या होती है पगिंग मिल, किस लिए काम होती है। तो पगिंग मिल टेम्परिंग के लिए यूज़ होती है, बस इसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी और क्वेश्चन इसमें कोई नहीं है। अगले टॉपिक हमारे टेस्ट ऑफ ब्रिक्स भी हम पढ़ेंगे, और बाकी आप अगले वीडियो में देख लीजिएगा। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।